नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है पीएम का लेटर, चुनावी मैटर। जी हां, पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश की जनता के नाम पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने एमपी में हो रहे विकास कार्यों की तारीफ तो की ही, लेकिन 2003 से पहले ही सरकारों का जिक्र कर कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया, जिस पर अब कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस दम भर रही है कि सरकार तो वो ही बनाएगी, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह एमपी में मोदी एक्टिव है, उसका तोड़ कांग्रेस के पास क्या है? क्या डबल इंजन का फार्मूला कांग्रेस पर भारी पड़ेगा? सवाल तो यह भी है कि क्या पीएम मोदी के चेहरे के सहारे ही बीजेपी अपनी नैया पार लगाएगी? आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। पीएम मोदी ने लिखा खत, एमपी में खत पर सियासत। चुनावी समर के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेश की जनता के नाम पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश कैसे विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, इसकी तारीफ की। हालांकि अब चुनावी रण में मोदी का खत आना कोई आम बात तो नहीं है, लिहाजा इसके मायने भी निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस चिट्ठी से एक ही बात निकलकर सामने आ रही है कि मोदी ही मध्य प्रदेश बीजेपी का चेहरा है, इसलिए बार बार वो मध्य प्रदेश भी आए और अब उनका पत्र जनता के बीच पहुंच रहा है। कुल मिलाकर बीजेपी मोदी को सामने रखकर ही इस रण में उतरी है और जीतने की पूरी कोशिश कर रही है। वही पीएम के पत्र को लेकर बीजेपी का क्या कहना है, वो सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब तक अपने 9 साल के कार्यकाल में 35 बार मध्य प्रदेश आ चुके हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मध्य प्रदेश की जनता के लिए 1,17,000 करोड़ से ऊपर मध्य प्रदेश की जनता को उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए जो सौगातें दी हैं, तो इसलिए मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री के मन में हमेशा रहता है। बीमारू राज्य के अतीत से निकलकर जो कांग्रेस का 2003 का मध्य प्रदेश था, जैसे विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खड़ा किया। पत्र में मोदी ने 2003 से पहले के प्रदेश का जिक्र कर कांग्रेस पर निशाना भी साधा तो शिवराज सरकार की दिल खोलकर तारीफ की। हालांकि अब मोदी के पत्र पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस मोदी और पत्र को लेकर हमलावर है। उसका कहना है कि एमपी में बदलाव की हवा है, इसलिए इस बार ना तो चिट्ठी काम आएगी और ना ही बीजेपी का कोई चेहरा। जनता इस बार सबक सिखाएगी। पीएम मोदी मध्य प्रदेश को क्या पत्र लिखेंगे? पीएम मोदी तो मुझे लगता है कि पहले यही बता दें कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कौन है, और पीएम मोदी ये ज़रूर बताएं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियाँ क्या हैं। जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं उनका नाम लेने से मोदी जी गुरेज कर रहे हैं और जनता को पत्र लिख रहे हैं। ये तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्वीकृति है कि पिछले 18 साल में शिवराज सिंह कोई काम नहीं कर पाए, किसी एक योजना का नाम मोदी जी नहीं ले पा रहे हैं, वो भी इस बात की स्वीकृति है कि कोई काम ही नहीं हुआ मध्य प्रदेश में। तो अब पत्र लिखने से क्या होता है? अब तो नाक तक पानी आ गया है। अब जितना भी हाथ पांव मार ले मोदी जी, भाजपा का मध्य प्रदेश में डूबना तय। मोदी 21 अक्टूबर को ग्वालियर आ रहे हैं। चुनाव की घोषणा के बाद ये उनका प्रदेश का पहला दौरा होगा, यानी कि साफ है कांग्रेस को एक तरफ शिवराज सिंह के चेहरे से तो दूसरी तरफ पीएम मोदी के फेस से टक्कर लेनी है, जो इतना भी आसान नहीं दिख रहा। वही कांग्रेस भी ये बखूबी समझ रही है मोदी का फेस गेम चेंजर साबित हो सकता है, इसलिए कांग्रेस बीजेपी की इस रणनीति का तोड़ निकालने की कोशिश तो जरूर कर रही होगी। हालांकि अब किसकी रणनीति किस पर भारी पड़ेगी, इसके लिए 3 दिसंबर तक इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर संदीप सबलोग, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, सचिन वर्मा बीजेपी प्रवक्ता हैं और देवदत्त दुबे वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सचिन जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। रागिनी नायक को सुना आपने, अभी कह रही हैं अब तो नाक तक पानी आ गया है, आपकी सरकार डूबने वाली है और मोदी जी खत लिखें उससे कुछ नहीं होने वाला। ये साबित करता है ये खत कि कुछ नहीं किया आपने 18 साल में। शिवराज जी का नाम लेने से परहेज कर रहे हैं, उनकी योजना से परहेज कर रहे हैं। देखिए, रागिनी जी को पहले तो ये मालूम नहीं है कि कितनी विधानसभा की सीटें हैं इस प्रदेश में जिसकी वो इंचार्ज बन गए।
वो 240 सीटें बताती हैं कि मध्य प्रदेश में 240 विधानसभा की सीटें हैं। तो रागिनी जी को जहाँ सीटें नहीं मालूम है, जिस प्रदेश की वो बेटी हैं, तो उस प्रदेश के बारे में उनको क्या मालूम होगा, ये भली भांति लोगों को मालूम है। और ये जनता देख रही है और जनता सब कुछ जानती है। 2003 के पहले जो इस राज्य की हालत की थी दिग्विजय सिंह जी ने, कि यहाँ गड्ढों में से कार निकालनी पड़ती थी, और हम जो एक लॉयर है, हमारे घरों में, हमारे ऑफिस में लाइट नहीं होती थी। जो 6 बजे से जो लाइट जाती थी तो रात को 10 बजे लाइट आती थी, और सैटरडे को लाइट ही नहीं होती थी। शनिवार को दिन पूरा अंधकारमय होता था। संडे को पूरा शनिवार लोग रोडों पे काटते थे, और उसके बाद में संडे के दिन वो दिन भर सोते थे। तो ये हालत तो इस प्रदेश की कर रखी थी। आज की तारीख में जो है बीमारू राज्य से निकलकर इस प्रदेश को विकसित राज्य बना दिया गया है। आज जो है मध्य प्रदेश जो है टॉप की 10 अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। फिर मध्य प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर की सड़कें बनाई गई है। हर आदमी जो है अपने घर से निकल के अपनी खुद की गाड़ियों से ट्रेवल कर पा रहा है। लोगों का आना जाना संभव हो पाया है। जब सचिन जी इतने अच्छे काम किए हैं तो फिर चेहरा क्यों छिपा रहे हैं? मोदी का क्यों आगे कर रहे हैं, शिवराज जी का क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, मोदी जी भी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो हमारा शीर्ष नेतृत्व है। कांग्रेस के पास में कोई चेहरा नहीं है दिखाने लायक। तो वो हमें मोदी जी का जो एक उनको डर रहता है, उस डर से भयभीत रहते हैं कि आप मोदी जी क्यों कर रहे हो। हमारे पास चेहरा है ना, हमारे पास में ऐसा एक लीडर है जो विश्व का एक सबसे प्रसिद्ध चेहरा है, तो हम उसको दिखाएंगे। आपका जो चेहरा है, आप ये बता दो कि 2004 से 14 के बीच में कौन सी फॉरेन की यूनिवर्सिटी ने, एक यूनिवर्सिटी का नाम बता दिए जिसने राहुल गांधी को कभी लेक्चर के लिए बुलाया हो। 2004 से 14 तक किसी एक यूनिवर्सिटी ने उनको नहीं बुलाया। 14 के बाद से वो इतने फेमस आदमी हो गए कि उनको लोग विश्व के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में उनको लेक्चर के लिए बुला रहे हैं। ये सब हम समझते हैं कि किस तरह से हथकंडे बना के और फाइनेंसेस प्रोवाइड करके और चाइना का फंड लोगों को देकर आप लोग वहां जाते हैं। चलिए जवाब ले लेते हैं, देश की बुराई करते हैं। ठीक है, संदीप जी से जवाब ले लेते हैं। वो कह रहे हैं हमारे पास चेहरा है दिखाने का, तो दिखा रहे हैं। आपके पास दिखाने लायक चेहरा नहीं होगा इसलिए नहीं दिखा रहे हैं। ब्रजेश भाई, चेहरा छुपा लिया है किसी ने नकाब में। एक गाने की पंक्तियां मुझे याद आ रही है, वकील साहब अगर आपका चेहरा इतना चमकदार होता तो आपके नेता लोग उसे दिखाने से क्यों गुरेज करते। ये खतों किताबें जो लिखने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, ये साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष नेतृत्व में घबराहट और छटपटाहट का दौर है। वो ये जान चुकी हैं। ब्रजेश भाई, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 3 महीने पहले करीब अमित शाह जी ने भोपाल में पत्रकार वार्ता ली थी। आपके ही किसी साथी ने जब उनसे मुख्यमंत्री का नाम पूछा था तो वो उस समय उससे छुपा ले गए थे। तो 3 महीने से लेकर आज तक ये बात लगातार सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करने में, प्रदेश की छवि को खराब करने में, इन सब को कलंकित करने में शिवराज सिंह चौहान का सबसे बड़ा हाथ है और उनको किनारे कर दिया जाए। इसीलिए प्रधानमंत्री जी का ये इतना बड़ा चेहरा लेकर आए हैं, क्योंकि इनको साफ दिख रहा है कि अब इसके अलावा इनके पास कोई उपाय नहीं बचता है। लेकिन संदीप भाई जी, जब आप शिवराज जी का तोड़ नहीं ढूंढ पाए 18 साल में, अब तो बड़ा चेहरा आ गया मोदी जी, उसका कैसे सामना करेंगे? आपके पास ऐसा कोई चेहरा है जो सवाल वो खड़ा कर रहे हैं? सचिन जी, ब्रजेश भाई, कैसी बात कर रहे हैं आप? 2018 का चुनाव हमने कमलनाथ जी के चेहरे पर लड़ा था। कमलनाथ जी उस समय भी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे और जनता ने कांग्रेस के समर्थन में कमलनाथ जी के चेहरे को अपनी मोहर लगाई थी। पिछले 3.5 साल से हम कमलनाथ जी के चेहरे पर अपने संगठन को लेकर जनता के बीच में हैं और ये घोषित कर चुके हैं। हमारी एआईसीसी के जो डेलीगेट्स हैं, पीसीसी के डेलीगेट्स हैं, ने प्रस्ताव पारित करके हमारे शीर्ष नेतृत्व को भी भेज दिया है, जिसमें कई वर्तमान विधायक हैं और कई ऐसे लोग हैं जो आने वाले समय में विधायक बनने वाले। तो ये तो हम पहले ही तय कर चुके हैं कि हमारी बारात में दूल्हा कौन होगा। सोचना भारतीय जनता पार्टी को है कि नरेंद्र सिंह तोमर उनके मुख्यमंत्री होंगे, प्रहलाद पटेल होंगे, कैलाश विजयवर्गीय होंगे, क्या शिवराज सिंह का काला चेहरा फिर से सामने लेके आएंगे? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। मध्य प्रदेश में संदीप भाई जवाब ले लेते हैं। आपने सवाल उठाया, उन्होंने कहा है कि आपका चेहरा सचिन जी दागदार हो गया है।
उनका सवाल ये देखिए है, प्रजेश जी, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ मेरे कांग्रेस के मित्र से आपके थ्रू कि इनके कौन से शीर्ष नेतृत्व में ने कमलनाथ को सीएम डिक्लेयर किया है, कहाँ डिक्लेयर किया है, उसकी जानकारी थोड़ी सी हमको बताते हैं। ये तो जो है राहुल गांधी भी मीडिया कह की गए सभा अपनी में, जो हवा और वो कह रहे हैं कि 2018 में भारी पड़ गया था उनका चेहरा, इसलिए आपने इस बार छिपा लिया भारतीय अपना जनता चेहरा। पार्टी को ये अधिकार देखिए, तो नहीं है कि वो ये पूछे कि हम उनको बताएं, ये हमारा मामला है, हम घोषित कर चुके भाजपा को हैं। नहीं, जनता और को तो अधिकार है कि ये किसका जनता चेहरा जनता को कौन अधिकार होगा। जनता को बता चुके। राहुल देखिए, गांधी जी अपनी जनता को भी नहीं सांसद बताया रूप से है, बोल रहे हैं ना कि हमारे किसी- मुख्यमंत्री जी ना- कमलनाथ हो गए। आप ना में राहुल हिम्मत है, गांधी ने उनका आपकी नाम पार्टी लिया, के किसी ना प्रियंका गांधी ने ठीक नाम है, लिया सोनी भाई, उनका। आ जाने दीजिए। तो आप जो है हवा हवाई बातें करते हो, सिर्फ हवा हवाई बातें करते हो। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश में दो परिवारों के बीच में झगड़ा है। पूरी सीटें जो है दो परिवारों ने बांट ली हैं। दोनों परिवार जो है ठेकेदार बन गए हैं। एक तो दिग्विजय सिंह ने ठेकेदार बनकर सारी सीटें अपने रिश्तेदारों को बांट दी है, दूसरे कमलनाथ ठेकेदार बन गए, उन्होंने नकुलनाथ से जो छिंदवाड़ा की सीटें डिक्लेयर करा दी हैं। जब इसी को परिवारवाद बोलते हैं कि परिवारवाद यही होता है कि जब पार्टी के अनुशासन को अपने घर की दहलीज पे रख दो तो उसको कहते हैं परिवारवाद। ये आपका परिवारवाद है। आप तो सीधा इसका जवाब दीजिए ना, जो है उनके चेहरे पर दिल्ली से टिकट डिक्लेयर होने की जगह आपने छिंदवाड़ा से क्या आपका चेहरा कमजोर पड़ गया है क्या? इसी को परिवारवाद बोलते हैं। ये दो परिवार जो है, इस दो परिवार जो है तीसरे परिवार जो है, लौटता हूं मैं द्विवेदी को दिखाइए। राहुल गांधी का जो लौट रहा हूं, परिवार है, सचिन जी, गांधी लौट रहा हूं। परिवार, उसकी गुलामी कर रहा है। एक दिग्विजय सिंह का परिवार, ठीक और है। एक कमलनाथ का परिवार, दुबे जी, दो परिवार जो है। क्या मोदी जी का चेहरा ही अब बीजेपी की नैया पार लगाएगा? चेहरा क्यों सामने नहीं कर रहा है? और मोदी जी के चेहरा सामने लाने के पीछे बीजेपी की क्या रणनीति है, क्या वजह? देखिए, हम 18 सालों से आ रहे हैं अमित जी, सचिन जी आ रहा हूं मैं आपके पास। दुबे जी से जवाब ले लेता हूं, पहले उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। 2018 के चुनाव परिणाम दोनों दलों को सतर्क और सावधान किए हुए हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने पूरा भरोसा किया था, लेकिन 2018 में भाजपा सरकार में नहीं आ पाई थी। इस कारण इस बार राष्ट्रीय नेतृत्व पूरा मध्य प्रदेश में फोकस बनाए हुए हैं और उन्होंने जिस तरह से अलग अलग नेताओं को विभिन्न क्षेत्रों में दिग्गज नेताओं को भेजकर एक माहौल बनाने की कोशिश की है और मोदी का चेहरा सामने ला रहा है कि आप भाई प्रदेश में नेतृत्व से यदि कुछ दिक्कत है तो मोदी के नाम पर वोट दो। तो ये तो पार्टी की रणनीति हमेशा होती है, कब किस मुद्दे को, जैसे प्रत्याशी चयन चल रहा है, कौन से प्रत्याशी के नाम पर वोट मिल सकती है। लेकिन दुबे जी, तभी होता ना, एक अस्त्र आपने चलाया, वो आपको लगता है कि कारगर नहीं होगा, तब भारी भरकम अस्त्र चलाते। ब्रह्मास्त्र एक साथ थोड़ी नहीं चला देते कि पहले ही ब्रह्मास्त्र से बाहर कर दिया आपने, तो कुछ तो वजह रही होगी ना। नहीं तो वो 2018 का परिणाम है ना, जब भाजपा ने 200 पार का नारा दिया था और वो 110 के भीतर रह गई थी, 107 सीटें आई थी, तो पार्टी तो इस कॉन्फिडेंस में थी कि हम 150 तो आ ही जाएंगे, तो वो आजमा चुके ना उसको, इसलिए मोदी का चेहरा ला रहे हैं। और एक डबल इंजन का जो उत्तर प्रदेश से कॉन्सेप्ट चला है कि कुछ मोदी के नाम पे, कुछ प्रदेश के नेतृत्व के नाम पे, कुछ पार्टी के नाम पर, ये चुनावी रणनीति होती है प्रत्येक दल की कि वो कब कैसी क्या रणनीति बनाना है, किससे हम अधिकतम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कांग्रेस ने अपनी रणनीति साफ होगी कि हम 15 साल विपक्ष में रहे, लेकिन 2018 के 6 महीने पहले हम कमलनाथ को लेके आए और उन्होंने 6 महीने के अंदर सरकार बना दी। तो उनको फिर लगा कि कमलनाथ अभी योगी हैं, कमलनाथ को फिर आगे कर रहे हैं वो, और अभी भी टिकट वितरण में अधिकांश उन्हीं की चली है, उन्हीं के सर्वे हुए हैं, मतलब पूरा जो दिखा रहे हैं। और बीजेपी को लगा कि ये चेहरा ज्यादा असरकारक नहीं है अब, इसलिए उसको पीछे कर दिया। कौन सा सीएम फेस चेहरा घोषित नहीं किया ना उन्होंने? किसको चेहरा घोषित नहीं किया? किसी को नहीं किया ना बीजेपी ने, भाई तो मैं कह रहा हूँ। उनको लगा होगा कि अपना चेहरा थोड़ा कमजोर पड़ रहा है तो पीछे कर देते हैं। किसी एक को नहीं, सामूहिक नेतृत्व पे चल रहे हैं वो। और मुझे लगता है कि एक तरह से राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये भी कहा होगा कि आप लोग सबको मुख्यमंत्री बनना है, सब लोग पदों पे, किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनना था, किसी को मुख्यमंत्री, तो उन्होंने कहा आप जाओ, ये चुनाव लड़ो, खुद जीतो और 2-4 जिताओ, फिर हम देखेंगे कि कौन किस लायक है। पार्टी में मैं बता रहा हूँ कई तरह की रणनीति पे काम होता है, कोई एक एंगल पे नहीं रहता। तो उन्होंने अपने नेताओं को एक टेस्ट भी लगा दिया और एक सामूहिक नृत्य से अलग अलग जगह अपना माहौल भी बना लिया। ये फग्गन सिंह आदिवासी में माहौल बनाए, महाकौशल में प्रहलाद पटेल, उधर चंबल में नरेंद्र तोमर,
तो ये है। अब कई बार ऐसी चीजें उल्टी भी पड़ती हैं, कई बार सीधी पड़ती है, तो चुनाव है, उनका अपना कैलकुलेशन है। क्योंकि अमित शाह बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, उन्हीं की रणनीति में सब चल रहा है। तो अब देखना होगा कि परिणाम में क्या होता है, कौन सी बात जनता तक गले उतर जाती है, क्या होता है। कई बार एंटी इनकम्बेंसी तोड़ने के लिए भी इस तरह के नए चेहरे लाए जाते हैं। हम ऐसे कह सकते हैं कि वो कई नाव की सवारी कर रहे हैं, कांग्रेस सिर्फ एक नाव की सवारी कर रही है। संदीप जी, छत्रपों को साथ लेकर नहीं चल रही। उन्होंने तो रणनीति के तहत तमाम बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया ताकि एंटी इनकम्बेंसी एक चेहरे को लेकर हो, तो सामूहिक नेतृत्व सामने आए, डबल इंजन की सरकार का फार्मूला लेकर आए। डबल इंजन में एक इंजन कहीं भागेगा, एक इंजन कहीं भागेगा। हमारी तो साहब गाड़ी है, उस गाड़ी के ड्राइवर जो है वो कमलनाथ जी है, और उनके साथ जो यात्री सहयात्री के रूप में चलने वाले हैं माननीय सुरेश पचौरी जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय अरुण यादव जी, माननीय अजय सिंह जी, माननीय वो गाड़ी में सवार होने को तैयार नहीं है ना संदीप भाई, वो गाड़ी में बैठने के लिए तैयार नहीं है ना। अरुण यादव ने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो तैयार कहाँ है? देखिए चुनाव सबको लड़ाना ये संभव नहीं है, और चुनाव लड़ने के लिए अपनी अपनी रणनीति होती है ब्रजेश भाई। उनके भाई सचिन यादव जी चुनाव ऑलरेडी लड़ रहे हैं। अभी ये फिर हमारे वर्मा जी कहने लगेंगे परिवारवाद है, इनको अपने यहाँ का तो परिवारवाद दिखता नहीं है। हमारे कांग्रेस की यदि कोई लड़ते हैं, हम तो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता कांग्रेस पार्टी का परिवार है। अब ये नहीं मानते प्रदेश की जनता को अपना परिवार, तो ना माने। हम तो प्रदेश की जनता को परिवार मानते हैं। उसमें से जो अच्छा कैंडिडेट हमें निकल के आया, हमने उनको प्रत्याशी बना दिया। ये 136 पे अटके, हम 144 घोषित कर चुके हैं। आज शाम तक या कल तक हमारे बाकी प्रत्याशी भी घोषित हो जाएंगे। तो हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, कमलनाथ जी हमारे अध्यक्ष हैं, कमलनाथ जी इस चुनाव के पुरोधा है, और वही इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। भारतीय जनता पार्टी में अगर हिम्मत है तो अपने किसी एक व्यक्ति का नाम मुख्यमंत्री के लिए घोषित करके दिखा दे, तो मैं मान जाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी दमखम से चुनाव लड़ रही है। ये डर से, भय से और औपचारिकता पूरी करने के लिए चुनाव लड़ रही है कि चुनाव आ गया है, हारना है, जो सीटें कम होना है, सरकार जाना है, चलो लड़ लो जैसे बन रहा है। सचिन जी, क्या ये डर ही है कि आपके अध्यक्ष को बताना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री के मन में एमपी है, 35 बार वो अब तक मध्य प्रदेश का दौरा कर चुके हैं, 1,17,000 करोड़ से ऊपर की योजनाओं का लाभ दे चुके हैं। क्या प्रदेश के पास कुछ बताने को नहीं है? जो मोदी का चेहरा बताना पड़ रहा है, उनके दौरे बताना पड़ रहा है, उनके काम बताना पड़ रहे हैं। देखिए, हमारे जो ब्रजेश जी, हमारे एक मुख्यमंत्री ऑलरेडी काम कर रहे हैं। 18 वर्षों से वो यहाँ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो हमारे यहाँ तो वैकेंसी अभी जो है भरी हुई है, हमारे यहाँ सीट अभी भरी हुई है। जिनको बनना है वो अपना नाम घोषित कर रहे हैं कि साहब हमारे यहाँ से ये है बनने के लायक। शिवराज सिंह का नाम लेने में डर रहे हैं आप लोग के? शिवराज सिंह ही मुख्यमंत्री होंगे। शिवराज जी आज भी मुख्यमंत्री है। कहा था फिर भाजपा, फिर शिवराज। इस चुनाव में नारा कहाँ चला गया? पिछले चुनाव में आपकी पार्टी ने नारा दिया था, फिर भाजपा, फिर शिवराज। इस बार तो सारे हैं नाराज। किसको आप मुख्यमंत्री बनाओगे? एक शिवराज भाजपा है, एक महाराज भाजपा है, एक नाराज भाजपा है। किसको संतुष्ट करेंगे? कमलनाथ काम कर रहे थे, मिस्टर इंडिया गायब थे, अदृश्य थे, तानाशाह थे, अदृश्य मुख्यमंत्री। किसी के आप बताओ किस जनता से उन्होंने संवाद किया, किन लोगों से मिले? हमें तो दिखाई नहीं दिए इस प्रदेश में कहीं पर भी। अभी उन्होंने अध्यक्ष बनकर किसी मंडली को उन्होंने कोई बैठक ली है? तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अदृश्य होकर काम करते हैं। ये हैं कमलनाथ। तो तानाशाह मुख्यमंत्री हैं, जनता को फेस नहीं कर सकते हैं वो। अभी मुख्यमंत्री का, वो तो पूर्व मुख्यमंत्री है ना। नहीं, स्वीकार कर लिया ना उन्होंने। क्या दिक्कत है ब्रजेश भाई? भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग स्वीकार कर रहे हैं, ये कमलनाथ मुख्यमंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जो इन्होंने अभी बोला कि मैं हमारे जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ऐसा काम किया, उसी को लेके मैंने इनको बात बोली। तो दुबे जी, हम देख रहे थे कि पिछले 18 साल से शिवराज जी का तोड़ नहीं ढूंढ पा रही थी कांग्रेस। एक का तोड़ तो मिला नहीं, ऊपर से सवा से और आ गया। इसका तोड़ कैसे निकालेगी कांग्रेस? यदि मोदी का चेहरा है, मोदी के काम हैं, मोदी के दौरे हैं, तो कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा। देखिए, चुनाव की अलग अलग रणनीति होती है। केंद्र के चुनाव लोकसभा के अलग होते हैं, राज्य के अलग होते हैं।
यदि मोदी के प्रति लोगों की होगी तो उसका फायदा हो सकता है लोकसभा चुनाव में मिले। अभी तो राज्य अपना देखेगा कि हमारा मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जैसे हम बेहतर प्रत्याशी क्यों चुनते हैं, इसलिए कि पहली जनता ये देखती कि हमारा जो विधायक जिसको हम वोट दे रहे हैं वो कैसा है, बाद में मुख्यमंत्री और सरकार देखता है। तो ये जो निकटता का है, मतदाता निकटतम को पहले देखता है, जैसे काम पड़ना है तो पहले वो अपना सरपंच देखता है, पार्षद देखता है, फिर देखता है कि विधायक हमारा, फिर सांसद, फिर राज्य में सरकार, फिर केंद्र में सरकार। तो जब लोकसभा चुनाव आएंगे तब की क्या परिस्थिति बनती है अभी। लेकिन जनता इतनी बड़ी पार्टी, इतने बड़े रणनीतिकार, उनको नहीं पता होगा कि मोदी के चेहरे पे उतना फायदा नहीं होगा जो वो चेहरा सामने कर रहे हैं। कुछ तो रणनीति रही होगी जो आप कह रहे थे पहले। ये तो स्वाभाविक है, वो तो मिलेगा ही, फायदा मिलेगा, इसमें कहाँ दो मत। लेकिन जिस तरह से मोदी को लोकसभा में मिलेगा वो विधानसभा में उनके नाम पे नहीं मिला, मेरा कहना है। राज्यों के चुनाव दोनों अलग। मैं अभी कई जगह सर्वे में गया भी तो कई जगह ऐसी बात हुई तो उन्होंने कहा जब मोदी का आएगा चुनाव देखा जाएगा, ऐसा मतलब लोग कहते हैं। जब केंद्र का होगा तो देखा जाए। जैसे पिछली बार भी यही हुआ था, आप देखिए कि 2018 में बीजेपी 107 विधायक जीत पाई और 6 महीने बाद जब लोकसभा हुए तो 216 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी को बढ़त मिली। कांग्रेस केवल 10-15 विधायकों पर ही बढ़त दे पाई और पहली बार 29 में से 28 सीटें सिंधिया सरीके हार गए क्योंकि उस समय मोदी का सर्जिकल स्ट्राइक के कारण जादू लोगों के सिर पे चढ़ गए। बोल रहा था 6 महीने में इतना अंतर आ गया। तो मतदाता क्या है, 72-73 कितने साल हो गए लोकतंत्र को वोट डालते हुए, बड़ा परिपक्व हो गया है, वो हर चीज जानता है। हम और आप जो चर्चा कर रहे हैं इसका भी वो अर्थ निकाल लेती कि आपका क्या इंटेंशन है, आप निष्पक्ष हैं, आप क्या बात कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी खूबसूरती है अपने लोकतंत्र की कि मतदाता बहुत जागरूक हो गया है और वो 4 वोट पढ़ते हैं। मैंने ये देखा एक बार पंच के, सरपंच के, जनपद सदस्य के और जिला पंचायत सदस्य के, तो एक बूथ पे वो अलग अलग वोट देता है, एक ही विचारधारा के लोगों को वोट नहीं देता क्योंकि वो ये समझता है कि पंच का क्या काम है, सरपंच का क्या है, जनपद सदस्य क्या करेगा, जिला पंचायत सदस्य क्या करेगा। तो ये बहुत बड़ा अंतर आया है। छोटा सा कमेंट सचिन जी, मतदाता बड़ा समझदार हो गए, मोदी के नाम पर आपको उतना फायदा नहीं मिलने वाला, लोकसभा में भले ही मिल जाए। मुझसे पूछ रहा हूँ? हाँ, आप ही से पूछ रहा हूँ जो सवाल देवदत्त जी ने उठाया। जी देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मोदी जी ने जो काम किया है वो एक आम जनता के लिए किया है। कोई उसमें राज्य और उसको सीमाओं से नहीं बांधा जा सकता, राज्य और जिले की सीमाओं से नहीं बांधा जा सकता। जो काम हुआ है, जैसे अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास मिले हैं तो वो मध्य प्रदेश में मिले हैं, हर जिले में मिले हैं, हर इलाके में काम हुआ है, हर वर्गों में के बीच में काम हुआ है। तो जो शोषित वंचित जो वर्ग है और जो महिला वर्ग है जिसमें जो काम हुआ है वो तो बोल रहा है उनका काम। तो जो एक कर्म योगी है वो तो उनका जो कर्म है वो बोल रहा है, उनका काम बोल रहा है। सेकंड में कीजिए प्लीज। जी ब्रजेश भाई, मुझे लगता है कि माननीय मोदी जी के मखमली लिबास से जिन घोटालों और भ्रष्टाचार की काले को ढांकने का प्रयास किया जा रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी सफल होने वाली नहीं है क्योंकि कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी, हमारा कितना असर होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल अभी हमारे पास समय नहीं है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी की रणनीति है मोदी के चेहरे को सामने लड़कर रखकर वो चुनाव मैदान में उतरी है। अब कांग्रेस इसका क्या तोड़ निकालती है, क्या बीजेपी मोदी के चेहरे पर अपनी नैया पार लगा ले जाएगी? शायद यही वजह है कि मोदी का चेहरा उनकी लोकप्रियता को देखते हुए आगे किया गया है। अन्य राज्यों में भी फायदा हुआ है, कुछ राज्यों में नुकसान भी हुआ है, लेकिन हिंदी भाषी राज्यों में खासकर मोदी एक लोकप्रिय चेहरा हैं और वो कई बार नैया पार लगा देते हैं। शायद यही रणनीति बीजेपी की रही होगी, इसलिए इस बार कमलनाथ के सामने मोदी का चेहरा है। अब किसकी रणनीति सफल होती है, किसकी असफल, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।